आइए दोस्तों, आज हम पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो इसको हम डिटेल्स में देखेंगे और उसके बाद जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में उसको भी हम देखेंगे। इसके पहले हमारा अगर चैनल आपको पसंद है, हमारा वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। तो संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव को ही उसमें परिवर्तन करके बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो इसको फिर से देखते हैं। तो भारत को उद्देशिका में कैसे घोषित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसको क्रम से हमको याद करना पड़ता है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, तो उद्देशिका हमें 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है। पहला है सामाजिक, आर्थिक, दूसरा है और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उद्देशिका हमारा सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसका स्टेटमेंट है? उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का स्टेटमेंट है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया है। तो ये उद्देशिका जो है हमारे संविधान का भाग है और ये 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था 1973 में उसी स्टेटमेंट में, उसी जजमेंट में इसको स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व बेरूबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो बेरूबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में बात था उसमें संविधान का अंग इसे माना गया उद्देशिका को। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग माना तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्ष्य है। तो पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का मूल लक्ष्य है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो उद्देशिका की प्रकृति कैसी है? न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना
में विचार, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो किसकी किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है? एक तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की और स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। तो समता किसकी है? प्रतिष्ठा और अवसर की है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। तो संविधान की आत्मा और हृदय कौन सी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो K.M. मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो सुभाष कश्यप जी बोलते हैं कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी क्या है? अट्टालिका है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। तो ये हमारा छोटा सा एक नोट्स था। अब आइए इस पर हम सवाल जो बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो आइए सवाल हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज डैश को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे संविधान को किस तारीख को ये अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? तो हम पहले पढ़ चुके हैं 26 नवंबर 1949 है, उस दिन हमने संविधान अर्थात संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में x की जगह 26 नवंबर 1949 अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। और ये आपका यही सही होगा सी, क्योंकि मूल संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन ये जो समाजवादी शब्द है इसको बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो हमारा अभी फिलहाल सी उत्तर इसका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो अभी हमने देखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था ये। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो हमने देखा था संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ये हमारा भारतीय संविधान में न्याय है 3 प्रकार के न्याय हैं, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, और समानता है 2 प्रकार की, और भ्रातृत्व है 1 प्रकार की। तो न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार की भ्रातृत्व है। तो ये हमारा ए नंबर सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। हालांकि इसमें सब में जनवादी दे रहा है, तो ये विवादित सवाल है, स्टार भी इसमें लगा हुआ है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इस शब्दों का निर्धारित क्रम ये प्रकार है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणतंत्र। नोट, ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उल्लेखित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी पीपुल शब्द का भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है, तो ऊपर लिखित में ये मैच नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया एक सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक अर्थात प्रजातांत्रिक, गणतंत्र घोषित किया गया है। इसको हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न शब्दों पर विचार आपको करना है: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में सजाना है। जो संविधान के उद्देशिका में प्रस्तावना में जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक है, तो ये सी हमारा होगा। उसके बाद है समाजवादी, तो ये ए होगा। उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, तो ये डी होगा। और उसके बाद प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतांत्रिक है, तो ये बी होगा। तो सी ए डी बी, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? हमने देखा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत की को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना ही से पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह सब संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ये नहीं था तो आपको अखंडता नहीं थी, क्योंकि अखंडता को हमने संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता भी जोड़ी गई थी। तो 1 और 2 जोड़े गए थे, केवल 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल इसका संशोधन किया जा सकता है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो विशिष्ट प्रावधान है उनको ओवरराइड अर्थात रद्द नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन उद्देशिका में संभव है तथा संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो सी बिल्कुल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट सवाल, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो अभी हमने देखा था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो क्या नहीं थे? तो ये आपको ए नहीं थे, अर्थात समाजवादी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष नहीं थे और अखंडता नहीं थे, क्योंकि इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था।
तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करना है, अवसर की समानता भी है और व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा भी है, ये सभी सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान की आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार का न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो 2 प्रकार की समानता है। और व्यक्ति की गरिमा, 1 प्रकार की व्यक्ति की गरिमा, ये आपको सुनिश्चित करना है। कथन और कारण दिए गए हैं, देखना है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ये हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। के है।